4402 सैंपल की जांच में 348 संक्रमित मिले हैं। तो जमशेदपुर में फिर कोरोना संक्रमण बढ़ा। जमशेदपुर में कुल संक्रमितों की संख्या 5958 हो चुकी है और शहर में राहत तो गांवों की ओर बढ़ा संक्रमण। जमशेदपुर के इस वक्त की बड़ी खबर, कुल मरीजों में 60% ग्रामीण और 2 जून से 7 जून तक पॉजिटिविटी रेट 2% से भी नीचे रही। और अगर 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में जमशेदपुर में कोरोना से 5 की मौत भी हो चुकी है। जमशेदपुर में फिर बढ़ा कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में 4402 सैंपल की जांच में मिले 348 संक्रमित और जमशेदपुर में कुल संक्रमितों की संख्या अब 5958 हो चुकी है। तो शहर के बाद अब गांवों की तरफ संक्रमण बढ़ा है। कुल मरीजों में 60% ग्रामीण हैं और 2 जून से 7 जून तक पॉजिटिविटी रेट 2% से भी नीचे रही है। तो इस तरीके से जमशेदपुर में फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ लाला जबीन हमारे साथ फोनों पे मौजूद हैं। जबीन, जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि जमशेदपुर में फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से जो देखा जा रहा है वो इस यहाँ पे जमशेदपुर में जो है कोरोना का ढलान की ओर की था, लेकिन ये खबर अच्छी थी। लेकिन जिस तरह से मंगलवार को फिर से कोरोना का सितम ढाने लगा है और डराने लगा है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि अनलॉक की स्थिति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 10 तारीख तक लॉकडाउन है और 10 के बाद अनलॉक किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से मंगलवार को जो है कोरोना का मामला फिर से पकड़ने लगा, ये है मामला जो ये है कि सोमवार को कुल 51 ही केस आए थे, जबकि मंगलवार को कुल RT-PCR 2184 टेस्ट हुआ, जबकि रैपिड टेस्ट 1798 हुआ और टूनेट टेस्ट जो है वो 420 हुआ, जिसमें 348 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं और 5 की मौत हो गई है। तो ये सब जो है सब ये बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला घटता चला जा रहा था, 2 की संख्या में 55, जिस तरह से सोमवार को देखा जा रहा था 51 केस सामने आए थे, लेकिन फिर से 348 केस आने के बाद सरकार जो है चौंक गई है। अब देखना होगा कि अनलॉक की स्थिति उत्पन्न होगी। वहीं पर न्यास मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाके के बनिस्बत जो है शहरी क्षेत्र के बनिस्बत ग्रामीण इलाके में केस संख्या बड़ी है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाका जो था, मूसाबनी हुआ, मूसाबनी में 37 मामले आए, बहरागोरा में 30 मामले आए, पोटका में सबसे बड़ी बात है कि 82 मामले आए। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाके में इस बार जो है ज्यादा। तो जबीन, जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के मामलों की रफ्तार तेज होती हुई नजर आ रही है, तो इसकी वजह क्या है? क्या जागरूकता में कमी है या फिर बदइंतजामी का नतीजा है? ये कहना तो मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से अब जो है यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा लगातार जागरूक अभियान चला रही है, वो तरह तरह के नुक्कड़ नाटक के जरिया भी सब चीज कर रही है। लेकिन जिस तरह से अब पहले जिस तरह से देखा जा रहा था कि शहरी क्षेत्र में ना संक्रमित संख्याओं की संख्या बड़ी थी, लेकिन अब जो है यहाँ पे ग्रामीण की संख्या बड़ी है। तो ये अभी रीजन तो कहना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो ग्रामीण की संख्या बनिस्बत जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो है ना ज्यादा वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो ये भी रीजन बन सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना के संक्रमण घटते चला जाएगा। तो अब देखना है कि राज्य सरकार इसको किस तरह से लेती है। राज्य सरकार कहे कि ग्रामीण इलाके में अब और क्या क्या करती है, जागरूक अभियान चला रही है। लेकिन जिस तरह से मैं एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया जो है अब वो ग्रामीण इलाके में भी जा रही है। एक गाड़ी चलाया गया है जिसके जरिए लोगों को ग्रामीण इलाके में भी वैक्सीन मिल रहा है। तो राज्य सरकार की तरफ से और जो यहाँ पे
लगातार जो है कोशिश जारी है, आगे देखता है कि किस तरह से कोरोना के मामले को घटा पाती है सरकार। तो लेकिन अभियान अभी भी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये न्यास की ये चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जो है कोरोना ढलान की तरफ था और जो मंगलवार के दिन फिर से ये जो है सितम ढाने लगा है और डराने लगा। बिल्कुल ज़बीन, जिस तरीके से अगर शहरों की तुलना की जाए गांवों से, तो गांवों में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मरीजों में 60% ग्रामीण पाए गए हैं। तो इस ओर सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और इसकी जांच करनी पड़ेगी कि आखिर इसकी वजह क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ज़बीन। तो जमशेदपुर में फिर कोरोना संक्रमण बढ़ा है। बीते 24 घंटे में 4402 सैंपल की जांच में 348 संक्रमित मिले हैं। जमशेदपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5958 हो चुकी है और शहर में राहत एक तरफ हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय प्रशासन ने अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगाए जाने के बाद टीएमबीयू अतिथि शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की। बैठक में सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगाए जाने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और इस दौरान संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आजाद ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जल्दबाजी में लिए गए निर्णय को गलत बताया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि टीएमबीयू अतिथि शिक्षक संघ की बैठक हुई है और बैठक में क्या कुछ बात हुई? तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत जो अतिथि शिक्षक थे जी, अभी जो राज्य सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है कि उन्हीं लोगों को लिया जाएगा और जो 11 महीने के लिए अनुबंधित होंगे वही अतिथि शिक्षक काम करेंगे वहां पर विश्वविद्यालय में जी। तो इसको लेके जो पुराने रूप से वहां पर कार्यरत थे अतिथि शिक्षक, तो उनको विश्वविद्यालय ने हटा दिया है जी। इसको लेके वहां पर जो है भागलपुर के जितने भी अतिथि शिक्षक थे सभी गोलबंद होके और कल जो है वो दिन भर मीटिंग किए और मीटिंग के बाद उन्होंने योजना बनाई है कि 10 तारीख तक अगर हम लोगों को इसमें जो है नहीं जोड़ा गया, क्योंकि हम लोग पुराने से हैं और यहाँ राज्य सरकार द्वारा अभी नियम लागू किया गया है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए ये नियम लागू होना चाहिए जिनकी अभी नई बहाली होगी। हम लोग पुराने समय से हैं तो हम लोग को ना तो हटाने का कोई प्रावधान है और ना ही 11 महीने के लिए कोई एग्रीमेंट हम लोगों का हो सकता है। इसको लेके वो लोग गोलबंद हो चुके हैं और उन लोगों ने कल प्रदर्शन, बैठक, सारा चीज किया है और आने वाले 10 तारीख को भी वो लोग इसी तरह करेंगे। लेकिन राजीव, जो पुराने गेस्ट टीचर है उनको हटाया क्यों गया, क्या कुछ कहना है? नहीं, ये जो अभी नियम राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है ना कि अतिथि शिक्षक को जो है केवल 11 महीने के लिए रखा जाएगा, तो इसको लेके जो है जो घोषणा की गई राज्य सरकार के द्वारा, इसको लेके उन्होंने हटाया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वही औरंगाबाद के दाऊद नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मरम्मत होने तक अनुमंडल अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ नगर परिषद द्वारा जिला पदाधिकारी को पत्र लिखने की बात कही गई। स्थानांतरित किए जाने से शहर के कई इलाके की आबादी को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद कार्यालय में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अधिकारी को पत्र लिखे जाने पर सहमति बनी। पत्र के माध्यम से पीएचसी की स्वास्थ्य सेवाएं को ट्रांसफर नहीं करते हुए कोई अन्य विकल्प तलाशने की मांग की गई।
वाकई में छत वगैरह की स्थिति सही नहीं है, लेकिन ये स्थिति पहुंचने से पहले ही रोगी कल्याण समिति के माध्यम से या पत्राचार करके जिला पदाधिकारी एवं CS या बिहार सरकार के कुछ फंड की व्यवस्था करके जो छत खराब स्थिति में पहुंच गया उसके पहले ही उसका रिपेयरिंग हो जाना चाहिए था। और ये विजिट करने के क्रम में ये भी हम लोगों को पाए कि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन अभी तक PHC से जो पैसा का डिमांड होना चाहिए था, अपना नया भवन बन के तैयार होना चाहिए था, किस परिस्थिति में भी नहीं बना। सरकार के पास ज़्यादा फंड है, हर जगह हॉस्पिटल में बहुत सारी राशि पड़ी हुई है, तो आखिर ये शिफ्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर जांच का विषय। तो अस्पताल में ट्रांसफ़र के खिलाफ बैठक हुई जिसमें स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। औरंगाबाद के दाऊद नगर में आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मरम्मत होने तक अनुमंडल अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ नगर परिषद द्वारा जिला पदाधिकारी को पत्र लिखने की बात कही गई है। वहीं बिहार में अपराध के ग्राफ में आए दिन वृद्धि देखने को मिल रही है। अपराध का ताज़ा मामला आरा से सामने आया है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने एक छात्र को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 2 दिन पूर्व मामूली सी बात को लेकर हुए विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में मौके से एक खोखा बरामद किया, साथ ही मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। गाड़ी पर से उतरल सन, 3 गाड़ी रह सन उतर के तो हल्का सा बातचीत बस पहले गोली मरल फायरिंग, फिर मार के तुरंत गाड़ी बैठ के हम चल रहे तरका के टांग में हमने के जरे नहीं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विक्रांत राय हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। विक्रांत, एक छात्र को गोली मारने की खबर सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला? तो आपको बता दें कि एक छात्र को गोली मारने का ये पूरा मामला है। हथियारबंद बदमाशों ने छात्र को गोली मार दी। तो बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें हथियारबंद बदमाशों ने एक छात्र को गोली मार दी। हालांकि प्रशासन द्वारा इसकी छानबीन की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि ये हथियारबंद बदमाश कौन थे। तो अपराध का ताज़ा मामला आरा से सामने आया है, जहां आपको बता दें कि हथियारबंद बदमाशों ने एक छात्र को गोली मारकर हत्या कर दी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विक्रांत राय हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। विक्रांत, एक छात्र को बदमाशों ने गोली मार दी है, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि महज कुछ दिनों पहले बच्चों के आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। जैसा कि मृतक के परिजन या उनके दोस्त बता रहे हैं कि ये लोग 2-3 रोज पहले जिसने गोली चलाई है उससे किसी बात को लेकर बकझक हुई थी और वो उस मामले को सुलझा दिया गया था। लेकिन 2 रोज बाद जब ये मार्केट से घूम के अपने घर वापस लौट रहे थे, इसी बीच उन लोगों के द्वारा 3 मोटरसाइकिल पर लगभग 6 लोगों द्वारा उन्हें रोककर पहले गाली गलौज की गई और फिर इंटर के छात्र को गोली मार दी गई। जी नहीं। आज तो क्या उन बदमाशों के बारे में कुछ पता चल पाया है? जैसा कि परिजनों ने नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर मोहल्ले निवासी 2 लोगों पे आरोप लगाया है। जी। मृतक के पिता के बयान पर और प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 2 को नामजद और 1 को अज्ञात नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। जी नहीं। आज जी विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं बिहार में शराब की धड़ल्ले से जारी कालाबाजारी के बाद अब नशे का कारोबार फलता फूलता दिख रहा है। इस नशे के कारोबार की चपेट में युवाओं से लेकर महिलाएं तक आ चुकी हैं। मामला किशनगंज का है, जहां शहर की एक दवा की दुकान में बिना डॉक्टर की पर्ची पर नशीली कप सिरप और V10 टैबलेट बेचा जा रहा है। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें साफ रूप से दवाई की खरीद देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें खगड़ा ओवरब्रिज के पास रेलवे पटरियों पर लोग नशीले पदार्थ चुनते नजर आ रहे हैं। दूसरे वीडियो के संदर्भ में बताया जा रहा है कि उक्त स्थान पर चलती ट्रेन से नशीली पदार्थ की बोरी तस्कर द्वारा फेंकी गई थी, जिसके बाद वहां लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। वीडियो के आधार पर मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने एक टीम का गठन किया है जो नशे के सौदागरों को पकड़ने का काम करेगी। जी, आज से कुछ दिन पहले आप लोग मेरे सोशल मीडिया के जरिए मेरे पे फेसबुक आईडी के जरिए देखे थे एक दवा दुकानदार, जिस दुकान का नाम जीवन है और जो दे रहे हैं उनका नाम मंगल है। उसका वीडियो वायरल हुआ। हम लोग की टीम स्टिंग ऑपरेशन किए थे और वायरल भी किए, फिर भी DI से भी बात की, फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका दुकान खुला हुआ है, ना कोई गए जांच करने। उससे सर दवाई बिक रही थी और कुछ नहीं, और उसमें कोई ई नहीं था। कौन सा दवा है वो? बहुत तरह का दवाई आता है, खांसी का, सर्दी का। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन का देना है? नहीं सर, बिना प्रिस्क्रिप्शन का तो हम लोग देते नहीं हैं। हाँ। पुर्जा आती है तो पुर्जा पे हम लोग मंगा के देते हैं। और पहले जो होता था बिना पुर्जा का आता था, तो पहले वाली बात वो अभी नहीं है। अभी बहुत बड़ा अपराध है ये, बहुत बड़ा अपराध है। जुआ तो बर्बाद हो जाएगा ना, ये नशा के आदी हो जाएंगे। जी। वहीं कोरोना महामारी का कहर पिछले 1 साल से अपना कहर बरपा रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव को बर्बाद करके रख दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी की दूसरे लहर के संक्रमण को फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी कि लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके कारण किसानों की सब्जी का उचित मूल्य नहीं मिलने से किसानों की हालत काफ़ी खराब हो गई। तो वहीं अनलॉक 1 में किसानों को अपनी फसल को लेकर एक बार फिर से उम्मीद जगी है। तो अभी 9 मतलब जिला में तो अभी बंधन में लगे हुए हैं ये सरकार का, लेकिन उम्मीद में किसान लगे हुए हैं कि फिर बाजार अच्छा पटरी में आके चलेगा। इसी उम्मीद पर फिर किसान खेती लगाना चालू कर दिया है। अभी बाजार का रेट तो थोड़ा मोड़ा उठा है, लेकिन समझिए कि सब्जियां पूरा खराब हो गया पानी में। ये जो तूफान आया ये बहुते बर्बाद कर दी। लॉकडाउन बीमारी थोड़ा कम हो रहा है तो लॉकडाउन भी थोड़ा थोड़ा कम सरकार कर रही है। बात रही कि इस बार लॉकडाउन में भी तो हम लोग फसल ने मार खाए और फसल भी हुआ था तो हम लोग को सही रेट नहीं मिला। और ऐसा तूफान एक आया, यस बोलते हैं, तो हम लोग की यसे कर दिया, सब चीज़ ले ही डूबा। हाँ, हल्का फुल्का हम लोग ड्रिप ने जैसे लगाए थे खेती, तो वो सब थोड़ा सा बचा। बाद बाकी जो खुला खेत में लगाए थे वो ज़बरदस्त हम लोग को। वहीं कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंकाओं और इससे संबंधित तैयारी के साथ साथ बोकारो में व्याप्त बिजली संकट के निराकरण के लिए बोकारो के उपायुक्त कार्यालय के सभागार में एक आवश्यक बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी अधिकारियों के अलावा बोकारो के सभी विधायक उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त राजेश सिंह ने 3rd वेव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियों को सतर्क बताया। वहीं बिजली की समस्या को लेकर उन्होंने नए ग्रिड से सप्लाई शुरू किए जाने का काम 2 दिन में शुरू हो जाने की बात कही। इस दौरान चारों विधायकों ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि भाई ये जानकारी हम लोगों को नहीं थी, मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, कैसे ऐसा हुआ वो बात करते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी इसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और उन्होंने कहा, आग्रह किया कि आप धरने पे मत बैठिए, हम लोग इसको संज्ञान लेकर करवाते हैं। उन पे विश्वास करके उनकी बातों को जब मुख्यमंत्री इस बात को ले, और कंपनी इतना बड़ा औकात वाला नहीं रह गया कि उसके लिए हमको यहाँ धरना पड़े। एक बार के आंदोलन में तो उसका जो CEO है और उसका जितने भी पदाधिकारी सभी को यहाँ से कंपनी ने दूध में मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। 3rd वेव नहीं आए इसके लिए 30 वर्ष से हम लोग कामना करते हैं। यदि आ जाए तो कैसे इसका हम लोग सामना करें उसको देखें। सांसद जी ने और हम लोगों ने विशेष रूप से कहा है जो
वेदांता ने 100 बेडेड अस्पताल लगाया है। वो चंदन कैरी का जो पूरा क्षेत्र है, जो 50 किलोमीटर में 60 किलोमीटर में जो फैला हुआ क्षेत्र है, वहाँ एक भी अस्पताल नहीं है। वो वहाँ लगना चाहिए था, नहीं लगने के कारण जनता में आक्रोश है। इन लोगों ने अपना क्लियरिफिकेशन दिया। आज जो घटनाएं हुई आप लोगों के सामने है। प्रशासन कहीं ना कहीं कंपनी या कंपनी के द्वारा ही संचालित हो रहा है, ऐसा माहौल है कि कंपनी को बताना चाहते हैं, राज्य प्रशासन को भी बताना चाहते हैं कि संजीदगी के साथ कंपनी चलाए, तभी जाकर चलेगा। विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन यदि कहीं दिक्कत होगा तो फिर को संबंधित हम लोग को तैयारियां करनी है 3rd फेज को लेकर, उसकी बैठक हुई है। और जो बिजली की समस्या राज्य में और खासतौर से बोकारो जिला में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि डीवीसी का उत्पादन एरिया भी यही है, तो उसको लेकर हम लोग कैसे उसको दुरुस्त किया जाए उस पर बैठक। नहीं, डीवीसी से बिजली नहीं मिल पा रही जितना कि वहाँ अपेक्षित है, उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि आज सभी जनप्रतिनिधि आप लोग बैठे। देखिए, आज हम लोग ने बात किया है डीवीसी के अधिकारियों से। निश्चित तौर पर उनको चेतावनी दी गई है कि अगर आप सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो आप पे कार्रवाई भी होगी, आप पे केस भी होगा। ये पूरे एक स्वर में सभी विधायक और सांसदगण और उपायुक्तगण और जितने भी अधिकारी उन्होंने बोला है, प्लस उनके बीच में और जो राज्य के अधिकारी हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी थी, उसको दुरुस्त करने की बात कही गई है। लोड शेडिंग डीवीसी से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो जहाँ जहाँ फॉल्ट होता है उसको सेंसर से ये चेकअप नहीं कर पा रहे हैं। उनका जंपर बहुत ज़्यादा लूज हो जा रहा है। जो पुराने जंपर्स हैं उनको ठीक करने के लिए वहीं झारखंड में वैक्सीन बर्बादी को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर दिए गए बयान पर प्रदेश कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने दीपक प्रकाश के बयान को बेबुनियाद बताया। वहीं वैक्सीनेशन में हो रही देरी के लिए केंद्र में बैठी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उनको मुंह के खानी पड़ी, तो भाजपा अपना चरित्र वैक्सीनेशन में बर्बादी की बात कही जो बिल्कुल झूठी थी, तथ्य से परे थी। 4.63% यहाँ पे वेस्टेज हुआ था वैक्सीनेशन, और उन्होंने कहाँ 73% दिखा रहे थे। तो भाजपा का ये चरित्र रहा है कि जहाँ उनकी सरकार नहीं रहती है वहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उस हथकंडे को इस राज्य की जनता ने समझ ली है, और पिछले चुनाव में, उसके बाद बाई इलेक्शन में, फिर बाई इलेक्शन में उनको मुँह के खानी पड़ी। तो भाजपा अपना चरित्र, अपने कैरेक्टर को ठीक करे। वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी एक बार फिर से भाजपा पर हमलावर हुए। इरफान अंसारी ने बीजेपी नेता और रांची के विधायक सीपी सिंह पर गंभीर आरोप लगाया। इरफान अंसारी ने सीपी सिंह पर साजिश के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को डेली मार्केट से हटा दिए जाने का आरोप मढ़ा है। इस संबंध में इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से इस मसले पर पत्राचार करने का आश्वासन दिया है। देखिए, इन लोगों का मामला है कि अस्थायीकरण इन लोग चाहते हैं, और हरमो हाउसिंग कॉलोनी के पास माननीय उच्च न्यायालय ने इनको ज़मीन दिया था, और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो उस समय मंत्री थे सीपी सिंह, इन लोगों को बेघर कर दिया था, बेदखल कर दिया था डेली मार्केट से। अब जो ज़मीन मिला है ये हाई कोर्ट के आदेश से मिला है। अब ये लोग चाहते हैं कि इनका अस्थायी हो जाए, तो हमारे पास आए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं इनकी बातों को सुना हूं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और चीफ सेक्रेटरी से मिलकर इनको मैं अस्थायीकरण कराने का काम करूंगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।